सेकंड्स के हिसाब से रन करते हैं। डैनियल कहाँ लाखों लाइट ईयर के फासले और कहाँ हमारे जर्रा नुमा सेकंड्स। हम बहुत फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आर्काइव हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल सकती है। आर्काइव का डायरेक्टर डैनियल पुरसोच निगाहों से थॉमस की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर थॉमस, सिर्फ एक रास्ता है। हम GS-55 पर काम करने वाले तमाम साइंटिस्ट के दिमागों को जमीन के कंट्रोल रूम से निकालकर सीधा GS-55 पर भेज दे। मिस्टर थॉमस डैनियल को आंखें स्क्वेड कर देखता है और डैनियल कहता है, इस मिशन में हम साइंसदानों का सबकॉन्शियस ब्रेन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन्हें रोबोटिक वजूद देकर GS-55 प्लेनेट पर भेजेंगे। यूं उस सियारे पर इंसान का डिजिटल क्लोन जमीन से आने वाली हदायत का मोहताज नहीं होगा। वो एवरी कंडीशन में तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने लिए जरूरी लेबोरेटरीज भी खुद ही बनाएगा। थॉमस डैनियल से पूछता है कि क्या इस सिलसिले में तुम्हारी कंपनी में कोई जीनियस है? डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मिस्टर थॉमस, हमारा सबसे पावरफुल जीनियस न्यूरो साइंटिस्ट मिस्टर जॉर्ज। हम मरे हुए लोगों को डिजिटली जिंदा करने के लिए पहले ही उससे एक अच्छी खासी डील कर चुके हैं। नादरीन, इससे पहले कि डैनियल कुछ मजीद बोलता, उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और सेलफोन डैनियल को देता है। दूसरी तरफ से जो भी था, डैनियल उसकी बात सुनकर उछल पड़ता है और उसके मुंह से बेइख्तियार निकलता है, जॉर्ज तुम नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। यूं मोजेस खुद स्टोरी का ये सीन फेड आउट हो जाता है। बर्फानी जंगल, खामोश रास्ते, सफेद पोश पहाड़ियों के दरमियान वो एक खुफिया लेबोरेटरी थी जिसके आसपास किसी इंसान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। ये कहानी का अगला सीन है। लेबोरेटरी के अंदर कोई यंग साइंटिस्ट अपने काम में मसरूफ था। पूरी बिल्डिंग कंप्यूटराइज लॉक थी। वो यंग साइंटिस्ट सिस्टम से कुछ अटैच करने के बाद जैसे ही पलटता है तो हम देखते हैं कि वो जॉर्ज था। जीटा स्पेस एजेंसी और आर्काइव कंपनी ने उसे जिस खुफिया मिशन पर भेजा था वो उस पर तनदही से काम कर रहा था। आर्काइव जॉर्ज से किए गए एग्रीमेंट की पाबंद थी कि कोई भी ऑफिसर या साइंटिस्ट लेबोरेटरी का रुख नहीं करेगा। उसे मुकम्मल तन्हाई और प्राइवेसी में मिशन को सर अंजाम देना था, सवाए इसके कि कभी कभार कोई ऑफिसर विजिट करने आए। और अब लेबोरेटरी ज्वाइन करते ही जॉर्ज ने दुखी और ठंडी सांसें ली और एक डिवाइस सिस्टम से अटैच कर दी। कुछ ही वक्त बाद उसकी बीवी जूलियस की कॉल आ जाती है, जिससे बात करते हुए उसकी आंखें झलक पड़ती हैं। दरअसल इस हादसे में जॉर्ज की बीवी जूलियस मारी जाती है और जॉर्ज उसका सबकॉन्शियस ब्रेन निकालकर लेबोरेटरी में ले आता है, जिसे सिस्टम से अटैच करने के बाद उसकी बीवी का दिमाग जॉर्ज से राब्ते में आ जाता है। अब जूलियस के ब्रेन को नहीं पता कि वो हादसे में मारा जा चुका है। उसके मुताबिक जूलियस अपने घर में थी और जॉर्ज मिशन मुकम्मल करने के लिए जापान आ चुका था। कॉल कट होने के बाद भी जूलियस का ब्रेन अपने घर के काम काज में मसरूफ रहता है, यानी वो वैसा ही तखय्युल बुनने लगता है। हालांकि जूलियस मर चुकी थी और उसका दिमाग एक छोटे से बॉक्स में पैक पड़ा था जिसके ऊपर सेंसर्स काम कर रहे थे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बीवी की मौत के बाद जॉर्ज मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। वो किसी भी सूरत यूं ही बेबसी से जूलियस को खुद से दूर जाता नहीं देखना चाहता और अब उसके पास सिर्फ 3 साल थे। बॉक्स में बंद जूलियस का दिमाग 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता और इसी दौरान उसे उसका एक डिजिटल क्लोन तैयार करना था, यानी रिबोट तैयार करना था, जिसमें जूलियस का नेचुरल ब्रेन डिजिटल में कन्वर्ट होकर काम करता।